Hello बच्चों, good morning everyone. This is your Amrita ma'am. Going to start your very first chapter of class 9 physics, that is motion. And yes student, this chapter is very important in our daily life as well as it's very important to you because it is the base of whatever in physics we will study in your higher classes like 11th class, 12th class or anything else. So please focus on each and every topic very well and please try to understand each and every topic very well. So let's start the chapters, that is motion, and first of all we will see the name of topics those we will cover today in this lecture, that is rest and motion, types of motion, scalar and vector quantities, distance and displacement, uniform and non-uniform motion. So first of all we see what is motion, what is the meaning of motion, and in single word the meaning of motion is what? The meaning of motion is movement, and in short we can say that a moving body is said to be in motion. यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मूविंग पोजीशन में है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है. ठीक है. और अगर मोशन का हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन देखें, ये तो हमारा जो है टेम्पोररी डेफिनेशन हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग में है तो उसको हम कहेंगे कि वो मोशन में है. लेकिन अगर उसका हम एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो क्या होगा उसका डेफिनेशन, देख लेते हैं जरा. Change in position of an object with respect to some reference point is called motion. इट मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में ये चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है. तो यहाँ पे हमें एक न्यू पॉइंट, एक न्यू वर्ड मिल गया, दैट इज रेफरेंस पॉइंट. ये रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है, तो अभी का अगर हम एग्जांपल ले, जस्ट लाइव एग्जांपल ले, तो हम ले सकते हैं कि अगर आप मेरे पोजीशन को देखोगे तो कभी मैं इस बोर्ड के इस साइड रह रही हूँ, कभी मैं इस बोर्ड के इस साइड रह रही हूँ. इट मीन्स कि मेरी पोजीशन जो मैं बता रही हूँ वो कैसे बता रही हूँ, तो इस बोर्ड को कंपेयर करके. मैंने क्या कहा कि मैं कभी इस बोर्ड के इस साइड रह रही हूँ, कभी मैं इस बोर्ड के इस साइड रह रही हूँ. इट मीन्स कि मेरी पोजीशन तो चेंज हो रही है लेकिन किसके कंपैरिजन में, इस बोर्ड के कंपैरिजन में. तो यहाँ पे ये जो बोर्ड है वो क्या हुआ बच्चे, वो हुआ आपका रेफरेंस पॉइंट जिसके कंपैरिजन में हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताते हैं. तो अब हम लोग यहाँ पे जरा देख लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं. इट इज द पॉइंट from which the change in position is observed. इट मीन्स कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है, जहां वो है वहीं रहेगा. और उसी के कंपैरिजन में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताते हैं कि इस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, मूविंग में है, उसकी लोकेशन क्या है, इस ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे वो गया है, उसका कितना डिस्टेंस इससे आगे गया है या फिर कितना डिस्टेंस वो इससे पीछे आया है. यानी इसी के कंपैरिजन में हम पोजीशन को बता सकते हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का. जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक क्या है, ट्री है, और इस ट्री के लेफ्ट साइड में पहले एक लड़का ये खड़ा है जिसका जो पोजीशन है वो ए है, ए पोजीशन पे ट्री के लेफ्ट साइड में खड़ा है. लेकिन आफ्टर सम टाइम्स हमने क्या देखा कि इस लड़के की पोजीशन कहाँ पे आ गई है, तो ये ट्री के राइट साइड में आ गया. इट मीन्स कि इस बच्चे की पोजीशन तो चेंज हो रही है, इस बॉय की पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेकिन क्या हम इसके पोजीशन को ऐसे समझा सकते हैं बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के, नहीं बता सकते. हमने इसके पोजीशन को बताया लेकिन किसके कंपैरिजन में बताया, इस ट्री के कंपैरिजन में बताया, इसके रेफरेंस में बताया कि पहले ये जो बॉय है वो ट्री के लेफ्ट साइड में था, अब ये बॉय ट्री के राइट साइड में आ गया है. इट मीन्स कि इस बॉय की पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में चेंज हो रही है. सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो बॉय है वो मोशन में है और ये जो ट्री है ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है. यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि रेफरेंस पॉइंट में हम कैसे ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं जो स्टेशनरी हो, जो रुका हुआ हो, जो कभी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता हो. तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि मोशन क्या है और रेफरेंस पॉइंट क्या है. अब हम लोग देखेंगे एक दूसरा वर्ड आता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन अ बॉडी
doesn't change its position respect to its reference point is said to be a rest. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं कि वो रेस्ट में है. लाइक हम एग्जांपल ले जैसे कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो टाइम तो बढ़ रहा है, उस टाइम के साथ मैं बार बार मूव कर रही हूँ, कभी इधर जा रही हूँ, कभी इधर जा रही हूँ, कभी समझा रही हूँ, लेकिन आप लोग उस टाइम के साथ वहीं के वहीं स्थिर हो, वीडियोस को देख रहे हो. तो इट मीन्स आप किस पोजीशन में हो, आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स कि आप रेस्ट में हैं. तो आई होप कि आप रेस्ट समझ गए, मोशन समझ गए, रेफरेंस पॉइंट समझ गए हैं. आगे का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ मोशन. फर्स्ट जो आपका टाइप ऑफ मोशन है वो है आपका लीनियर मोशन, सेकेंड है आपका पीरियोडिक मोशन, थर्ड है सर्कुलर मोशन एंड फोर्थ वन इज वाइब्रेटरी मोशन. तो इसमें जो हमने देखा टाइप ऑफ मोशन ये आप लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं. पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. इट मीन्स कि हम ये देख रहे हैं कि ये चीज हमने 7th क्लास में पढ़ा, अब हम लोग 9th में पढ़ रहे हैं और अगेन ये चीज हमें थोड़ा डिटेल में 11th क्लास में मिलने वाला है. तो अगर आप यहाँ अच्छे से फोकस करते हैं तो 9th क्लास आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है. सो देखते हैं जरा हम लोग इस क्लास में हम लोगों को जो देखना है लीनियर मोशन को देखने हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने हैं इस क्लास में हमें. ये जो है आप लोग पढ़ चुके हैं 7th क्लास में, बट एक बार फिर से देख लेते हैं. आपका ये जो पीरियोडिक मोशन है इसमें क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स एक्सिस पे अपने मोशन को एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करते हैं, वो रिपीट करते रहते हैं. एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने मोशन को रिपीट करते हैं ऑब्जेक्ट्स. इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन. और इसका जो एग्जांपल है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मोशन ऑफ प्लैनेट्स ऑन देयर एक्सिस. प्लैनेट्स क्या करते हैं अपने एक्सिस पे, लाइक कि अगर हम अर्थ का एग्जांपल लें तो अर्थ क्या करती है अपने एक्सिस पे 365 डेज के बाद अगेन अपने मोशन को रिपीट करती है. तो क्या देखा हमने कि एक सर्टेन टाइम के बाद यहाँ पे क्या कर रही है, अर्थ अपने मोशन को रिपीट कर रही है. तो इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करता है और इसका एग्जांपल भी हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं. एंड थर्ड जो है ये भी आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कि क्या है आपका सर्कुलर मोशन. और सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है. इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है आपका मोशन ऑफ सीलिंग फैन, मोशन ऑफ व्हील ऑफ व्हीकल्स. और हम लोग अच्छा एग्जांपल जो हमारे घरों में देखने को मिलता है, सभी के घरों में अवेलेबल होगा, फैन भी होगा, व्हीकल्स भी देखा होगा आपने. और जो बेस्ट एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का वो है हैंड्स ऑफ क्लॉक. जो आपकी क्लॉक है उनके हैंड्स के मोशन को हम लोग देख सकते हैं, वो किस मोशन में होते हैं, सर्कुलर मोशन में. और लास्ट वन जो आपका है वो है वाइब्रेटरी मोशन. ये भी आप 7th में पढ़ चुके हैं, वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम वाला जो आप लोग पढ़े हैं 7th में एग्जांपल. तो यहाँ पे देख लेते हैं वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को या तो टू एंड फ्रो या फिर अप एंड डाउन करके अपने मोशन को शो करता है, या कोई ऑब्जेक्ट कैसे मोशन में हो, टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन, इस कंडीशन में मोशन कर रहा हो तो उसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, वाइब्रेटरी मोशन. और ये इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है स्प्रिंग. अगर आप एक स्प्रिंग को लेकर स्ट्रेच करेंगे और जब उसको फिर से छोड़ देंगे तो वो किस तरीके से मूव करेगा बच्चे, टू एंड फ्रो. एंड ऐसे ही अगर हम लोग स्विंग को देखें, झूले को देखें, तो उसमें क्या होता है बच्चे, मूव कैसा करता है झूला, वो भी टू एंड फ्रो. और अगर हम लोग टू एंड फ्रो देख लें, या फिर अगर हम लोग किसको देख लें, स्प्रिंग को इस तरीके से स्ट्रेच करें तो उसका जो मोशन होगा वो किस तरीके का होगा, अप एंड डाउन. तो इस तरीके के मोशन को हमने क्या कहा बच्चे, वाइब्रेटरी मोशन. तो ये हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखे. इस क्लास में जो हमें मेन फोकस करना है मोशन के टाइप्स पे, वो कौन सा है आपका, लीनियर मोशन. इट मीन्स व्हाट, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. चैप्टर में हम लोगों को मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को स्टडी करने हैं. तो आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आपका फिजिकल क्वांटिटी. सो लेट्स सी फिजिकल क्वांटिटीज. इन फिजिक्स जितनी भी क्वांटिटीज है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं. पहला आपका स्केलर क्वांटिटी और दूसरा जो है वेक्टर क्वांटिटीज.
सो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स में जो क्वांटिटीज है या तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा या फिर वेक्टर क्वांटिटी होगा। देखते हैं जरा स्केलर क्वांटिटी कौन से होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी कौन से होते हैं। तो यहाँ हम डेफिनेशन देख रहे हैं अब स्केलर क्वांटिटी का, द क्वांटिटी दैट डिपेंड अपॉन ओनली मैग्नीट्यूड। इट मीन्स कि ऐसा स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं, ऐसा क्वांटिटी जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, जिसमें केवल अमाउंट हो, जिसमें केवल क्या हो, अमाउंट हो, केवल उसके अमाउंट से हम उसको बताएं, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। लाइक अगर मैं बोलूं कि ये एक रॉड है और इस रॉड की लेंथ कितनी होगी, तो हम लोग यहाँ सिंपली क्या कह सकते हैं, मेजर करेंगे किसी स्केल से और कह सकते हैं कि इस रॉड की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। तो हमने इसमें ये तो नहीं कहा कि इस डायरेक्शन में 1 मीटर है, या फिर हमें इस डायरेक्शन की जरूरत भी नहीं है कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ 1 मीटर है। हम लोग यहाँ से भी मेजर करेंगे तो लेंथ 1 मीटर, यहाँ से भी मेजर करेंगे तो 1 मीटर। इट मीन्स ये डायरेक्शन से ऐसा तो नहीं हुआ कि इस डायरेक्शन में इसका लेंथ 2 मीटर हो गया और इस डायरेक्शन में हमने देखा तो इसका लेंथ 3 मीटर हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है डायरेक्शन का इसके लेंथ पे। कहीं से भी हम लोग मेजर कर रहे हैं, चाहे हम लोग इस डायरेक्शन से मेजर करें या फिर इस डायरेक्शन से मेजर करें, दोनों ही डायरेक्शन से इसका लेंथ कितना हो रहा है बच्चे, 1 मीटर। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऐसे क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का इफेक्ट ना हो, जो क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता हो, उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो एक तो हमने क्वांटिटी यहाँ पे देख लिया, स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, लेंथ है। दूसरा और भी एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, लाइक मास हुआ आपका, वर्क हो गया, स्पीड हुआ, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसमें हम लोग केवल उसके अमाउंट को बताते हैं, उसके केवल मैग्नीट्यूड को बताते हैं। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट जो आपका क्वांटिटी बताया गया आपका वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो जरा वेक्टर क्वांटिटी को देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट मीन्स कि ऐसा क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड कर ही रहा है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ के साथ उसको किस चीज की जरूरत है, डायरेक्शन की। इट मीन्स कि जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा हो। इट मीन्स कि डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा, इस क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्शन का। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि हम लोग डायरेक्शन चेंज कर रहे थे तो इसके लेंथ में कोई कमी नहीं आ रही थी। हम लोग इस डायरेक्शन से मेजर कर रहे थे या फिर इस डायरेक्शन से मेजर कर रहे थे, दोनों तरफ से जो इसका लेंथ है वो इक्वल आ रहा था। लेकिन अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को लें और वहां पे हम डायरेक्शन को चेंज करें तो होगा क्या, इस डायरेक्शन की वजह से इस क्वांटिटी पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। इट मीन्स कि ये जो क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। लाइक अगर मैं बात करूं कि मान लिया हमने कि ये एक वॉल है और इसको हमने क्या किया, पुश किया 5 न्यूटन फोर्स से, और एक और फोर्स हमने लिया और फिर से इस वॉल को पुश किया 10 न्यूटन फोर्स से। तो हमने क्या देखा कि जो ये वॉल है इसमें इफेक्ट जो आएगा, इफेक्ट जो इस फोर्स से पड़ेगा इस डायरेक्शन में कितने न्यूटन फोर्स से पड़ेगा, 15 न्यूटन फोर्स से। लेकिन अगर यही फोर्स हम लोग क्या करें कि इसके डायरेक्शन को चेंज कर दें, हमने क्या किया, इधर से लगा दिया हमने 20 न्यूटन का फोर्स और इस डायरेक्शन में हमने लगा दिया 30 न्यूटन का फोर्स। तो अब यहाँ पे वॉल पे क्या होने वाला है, वॉल ना मानकर हम कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। मान लिया हमने कि ये कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है, तो हमने 2 लड़के आए, 2 बॉय आए और एक ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरे ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। तो ये जो वॉल है इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे ये दोनों लड़के क्या करने लगे कि ये जो है यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाने लगा और ये 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाने लगा, तो अब हम देखेंगे कि जो ये वॉल है इस साइड को पुश ना होके किस साइड को होने वाली है, इस साइड को होने वाली है। तो हमने देखा क्या कि फोर्स तो उतने ही न्यूटन के, जितना न्यूटन का यहाँ पे है उतना ही न्यूटन के 2 फोर्स यहाँ पे भी लगे हैं।
बस चेंज क्या हुआ है बच्चे, तो चेंज कर दिया हमने इसका डायरेक्शन। एक का डायरेक्शन हमने इस साइड को लगाया, दूसरे का डायरेक्शन हमने इस साइड को लगाया, और हमने देखा कि डायरेक्शन चेंज करने से इस फोर्स का इफेक्ट भी चेंज हो गया, इस फोर्स के इफेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। इट मीन्स कि हम लोगों को यहाँ से क्या मिला कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो अमाउंट को बताता है, ये है आपका इसका अमाउंट कि कितने अमाउंट का फोर्स हमने लगाया। और डायरेक्शन को हम लोग कैसे पता करते हैं बच्चे, तो जैसा कि हमने इसके डेफिनेशन में देख रहे हैं, द फिजिकल क्वांटिटी that depend upon magnitude as well as direction are called vector quantity. It is represented by putting arrow on their symbol. यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इस फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल पे एरो पुट करके। लाइक कि हमने यहाँ पे फोर्स की बात की कि इतने न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फोर्स का जो सिंबल हम लोग लिखते हैं वो होता है हमारा F। तो ये जो है ये अगर बताएगा बच्चे आपके मैग्नीट्यूड को, तो इसके ऊपर जो हम एरो पुट करेंगे ये किस चीज को बता रहा है बच्चे, तो ये हमें बताएगा डायरेक्शन को। और इस तरीके से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है हमने टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट हमने देखा स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। दूसरा क्वांटिटी हमने देखा वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है, और इनके हमने एग्जांपल्स भी देखे। अब हम लोग देखते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक को। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एज अ डेफिनेशन हम देखें तो क्या देख रहे हैं, द एक्चुअल पाथ और द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो हमने देखा कि जो ये डिस्टेंस है किसी भी डायरेक्शन में हम लोग मेजर करते हैं, इसको किसी भी डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसके पाथ को मेजर करते हैं। यानी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये केवल किस पे डिपेंड है, मैग्नीट्यूड पे। इसमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम अब देख लेते हैं जरा एक बार फिर से डिस्टेंस का डेफिनेशन। द एक्चुअल पाथ or the actual length covered by a body in any direction is called distance. It is a scalar quantity and अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने की बात करें कि कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, S से, ठीक है। और फॉर्मूला को देखें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस मेजर करने का, तो फॉर्मूला इक्वल होता है आपका टोटल लेंथ। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है टोटल लेंथ ट्रेवल बाय अ ऑब्जेक्ट। इट मींस मैंने क्या देखा, या फिर मैंने यहाँ पे जो एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक बॉय है, ठीक है, जो पहले इस डायरेक्शन में 4 मीटर चला है, फिर से इसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया और 5 मीटर बढ़ा, अगेन इसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया, 4 मीटर चला, और फिर से इसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया और अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया, जहां से ये चला था वहीं आ गया, और कितने मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर का। तो ये जो बॉय है इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पे हम अगर हमें फाइंड आउट करना है इसका टोटल डिस्टेंस, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो जरा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एस टोटल, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा बच्चे, तो 4 मीटर प्लस 5 मीटर अगेन 4 मीटर प्लस 5 मीटर। इट मीन्स कि जितने भी डिस्टेंस है, जितने भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। टोटल जो एक्चुअल पाथ इस बॉय ने कवर किया वो क्या है, ये वाला है, ये है, फिर ये है और फिर ये है। तो जो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एसआई यूनिट देखते हैं। अब हम लोग डिस्टेंस का एसआई यूनिट देखते हैं। डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका मीटर, यानी डिस्टेंस को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो इसका जो एसआई यूनिट है वो है आपका मीटर। और अगर डिस्टेंस के हम लोग बिगर यूनिट को देखें, अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो हम लोग उसको मीटर में मेजर ना करके इसके बिगर यूनिट में मेजर करते हैं, जो कि क्या है बच्चे, किलोमीटर।
यानी डिस्टेंस का जो बिगर यूनिट है वो है आपका किलोमीटर, और इसके बिगर यूनिट और एसआई यूनिट में रिलेशन क्या है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल क्या होता है 1000 मीटर। तो ये तो रही डिस्टेंस की कहानी कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जो कि ये रहा फर्स्ट जो इससे रिलेटेड टर्म है जिसे आप लोग नोट में करके लिख लेंगे, वो क्या है आपका, इट कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ है, उसने कुछ एक्चुअल लेंथ कवर किया है, तो इट मीन्स कि उसका कुछ ना कुछ, तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने अगर मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो इट मीन्स कि उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। लाइक कि ये जो बॉय है, ये क्या किया, इसकी पोजीशन चेंज नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, ये यहाँ से चलना शुरू किया और अगेन यहीं पे आ गया, लेकिन इसने कुछ पाथ तो कवर किया है ना, कुछ पाथ तो कवर किया है, यानी कि ये पाथ ही जिसपे वो चला है वो क्या है, उसका डिस्टेंस है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट मीन्स कि उसका जो डिस्टेंस है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। दूसरा इससे रिलेटेड पॉइंट क्या है, तो ये है हमारा कि इफ अ बॉडी ट्रेवल डिफरेंट पाथ, इफ अ बॉडी ट्रेवल ऑन डिफरेंट पाथ, कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, देन टोटल डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द पाथ्स। लाइक कि देख लेते हैं कि ये डिफरेंट पाथ क्या हो सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, पहले पॉइंट ए पे था, फिर वो आ गया पॉइंट बी पे, अगेन वो क्या किया, पॉइंट सी पे आया, और अगेन वो आ गया कहाँ पे, पॉइंट डी पे। तो यहाँ पे जो है ना, हम लोग जो एक्चुअल पाथ निकालेंगे इसका कि ये कितने डिस्टेंस को कवर किया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जितने भी डिस्टेंस उसने कवर किए, पहले 2 किलोमीटर इधर आया, फिर 1 किलोमीटर इधर गया, फिर 1 किलोमीटर वो यहाँ आया है, ठीक है, फिर यहाँ से वो 2 किलोमीटर आया है, फिर यहाँ से वो 5 किलोमीटर आया है। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ निकालेंगे डिस्टेंस, वो कैसे निकालेंगे, सिंपली जिस पाथ पे वो गया है उसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर लेंगे। इस पाथ पे गया, इसके मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे, इस पाथ पे गया, इसके मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे, अगेन इस पाथ पे गया है, फिर इस पाथ पे गया, फिर इस पाथ पे गया, तो जितने भी पाथ पे वो चला है, ठीक है, उन सभी के मैग्नीट्यूड को हम ऐड करके टोटल डिस्टेंस को निकालेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, डिस्टेंस की बिगर यूनिट क्या है, उन दोनों में रिलेशन क्या है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा वो देखा कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इट मीन्स कि उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। दूसरा हमने देखा कि अगर कोई बॉडी डिफरेंट पाथ पे मूव कर रहा है तो वहां पे हम डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली हम उस पाथ के मैग्नीट्यूड को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये रही हमारी डिस्टेंस की कहानी, और ये भी देख रही है कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम लोग इससे डिनोट करते। यस, नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जरा हम लोग डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और भी देखते हैं। जरा देख लो जरा डिस्प्लेसमेंट क्या है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए जैसे कि हम डेफिनेशन देख रहे हैं, इसका क्या कहता है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे हमने क्या बात करी, डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड की भी बात कर दी और डायरेक्शन की भी बात कर दी कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ठीक है, तो इट मीन्स कि डिस्टेंस क्या हुआ आपका, वेक्टर क्वांटिटी हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस, डायरेक्शन दोनों की बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जरा देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इसने क्या किया, ये पहले ए पे था, इसके बाद ये गया बी पे, बी से अगेन आया सी पे। तो यहाँ जो है ना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो इस वाले डिस्टेंस से,
AC से, ठीक है, क्योंकि AC जो है इस A, B और C के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही किस चीज को बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S के ऊपर एरो पुट करके, ठीक है। तो ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला टर्म है डिस्टेंस कैन बी जीरो, डिस्टेंस जीरो हो सकता है। और दूसरा जो इससे रिलेटेड पॉइंट है वो है इफ अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन अ डिफरेंट पाथ्स देन द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज कैलकुलेटिंग बाय एडिंग डिफरेंट वेक्टर्स, यानी कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट पाथ पे मूव कर रहा है तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं वो कैसे करते हैं, तो डिफरेंट वेक्टर्स को वहां पे ऐड करके हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। तो जरा हम फर्स्ट वाले पॉइंट को देखें कि इफ अ बॉडी इट कैन बी जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो इस वाले कंडीशन में आते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक बॉय है, यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि चलना शुरू करते हैं और अगेन वो यहीं पे आ जाता है। इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ इनिशियल एंड फाइनल दोनों ही पोजीशन एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। अब जब हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल दोनों ही पोजीशन एक ही पॉइंट पे है। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जीरो है। और यहाँ हम लोग अगर देखें तो पहले एक बॉय ए पे खड़ा था, फिर वो बी पे गया, अगेन वो ए पे आ गया, यानी ए से चला और ए पे आ गया। तो यहाँ पे जो है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी जीरो है। लेकिन डिस्टेंस अगर हम देखें तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट उस बॉडी ने कवर किया है, वो ए से बी पे गया, बी से ए पे गया, तो डिस्टेंस तो उसने कवर किया, पाथ तो उसने कवर किए हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे उसका जीरो हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हमने देख लिया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का वो क्या है, जीरो है। सो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। और यहीं पे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को। सो अब हम लोग देखेंगे बच्चे यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखने से पहले हम लोग जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने माना कि ये क्या है, एक रोड है जिस पे ये जो कार है वो चल रही है। तो हमने क्या किया, टाइम के साथ इस कार के पोजीशन को देख रहे हैं या फिर टाइम के साथ देख रहे हैं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमने देखा फर्स्ट 1 सेकेंड में इस कार ने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 2 सेकेंड में इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 3 सेकेंड में 15 मीटर एंड 4 सेकेंड में 20 मीटर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। लाइक कि अगर हम लोग टाइम ऑफ इंटरवल देख ले तो क्या देख रहे हैं, 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड क्या होगा आपका 1 सेकेंड। अगर 3 माइनस 2 करें तब भी हमें क्या मिलेगा 1 सेकेंड, यानी इंटरवल ऑफ टाइम कितने का है, 1 सेकेंड का है। और डिस्टेंस का जरा हम लोग देख ले कि कितने डिस्टेंस का फर्क है इनमें, तो 10 मीटर और माइनस 5 मीटर, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 5 मीटर। फिर से हम लोग 15 माइनस 10 करें तो अगेन 5 मीटर मिलेगा, 20 माइनस। तो हर बार हम लोग देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 मीटर आ रहा है और टाइम इंटरवल कितने का आ रहा है, 1 सेकेंड का आ रहा है। इट मीन्स कि हमने देखा कि एवरी 1 सेकेंड में ये कार कितना डिस्टेंस कवर करी है, 5 मीटर। सो यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या कह सकते हैं, when a body covers equal distance in equal intervals of time the body is said to be in uniform motion। यानी कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जो कि हमने यहाँ कार का देखा कि कार एवरी 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। इट मीन्स कि यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया इस कार ने, तो इस कार की जो मोशन है वो कौन सी मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी। और अगर हमें यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक कार के ट्रेवल हिस्ट्री, ठीक है, कि उसने टाइम के साथ कितना कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। जैसे कार ने, इसमें हमने ले लिया डिस्टेंस और इस वाले में हमने ले लिया टाइम, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि जो कार है 10 मीटर डिस्टेंस कवर करी है 1 सेकेंड में। कोई अलग कार है, इस कार की बात हम नहीं कर रहे, कोई दूसरी कार हमने लिया है और उसके ट्रेवल हिस्ट्री को हमने इस टेबल में लिखा है। 2 सेकेंड में उस कार ने डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर
और 3 सेकेंड में उस कार ने डिस्टेंस किया कितना 30 मीटर। ऐसे ही आगे भी किया है। तो जरा हम लोग इसके ग्राफ को देख लेते हैं। हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है टाइम को एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया है वाई एक्सिस पे। डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया है वाई एक्सिस पे। अब हम जरा देख लेते हैं इसके ग्राफ को। कार ने फर्स्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर। 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो हमने 10 मीटर और 1 सेकेंड को मिलाया। 2 सेकेंड में कितना किया है 20 मीटर। 3 सेकेंड में कितना 30 मीटर। तो हमने क्या किया, इनको मिलाया और इनके पॉइंट्स से जो हमने लाइन खींची वो लाइन हमने देखा कि कैसी लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन है। इट मीन्स कि यहां से हमें क्या कैलकुलेशन मिला है, तो यहां से हमें रिजल्ट ये मिला कि the graph of uniform motion is a straight line. The graph of uniform motion is a straight line. ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा और उसके ग्राफ को देखा। अब जरा आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, उसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। When a body covers unequal distance in equal intervals of time. तो ये कंडीशन कब आता है, जब हम लोग क्राउडेड रोड पे चलते हैं। जैसे ये रोड बहुत ज्यादा क्राउड है और कोई कार वाला इस पे आ रहा है या कोई बॉडी इस पे मूव कर रही है, तो होगा क्या, जहां पे क्राउड होगी बॉडी स्लो हो जाएगी, लेकिन जहां जैसे ही उसको रोड एम्प्टी मिलेगा, खाली मिलेगा, तो क्या करेगी वो बॉडी या क्या करेगी वो कार, फास्ट चलेगी। इट मींस कि यहाँ पे क्या होगा कि कभी ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, कभी कम करेगी। तो हम इसके डेफिनेशन में आते हैं और देख लेते हैं कि इसके मोशन को हम लोग क्या कहेंगे। जब ये इस तरीके का मोशन होगा बॉडी में, जब वो कभी कम और कभी ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा, तो उसके मोशन को हम लोग क्या कहेंगे। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो उसके मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और जरा एक और कार लेते हैं और उसके ट्रेवल हिस्ट्री को देखते हैं कि वो किस तरीके का उसका ग्राफ बनता है उसके मोशन का। जैसे हमने लिया एक कार और इसका हमने देखा कि ये क्राउडेड रोड पे चल रही थी, कभी इसको रोड खाली मिल रहा था और कभी भरा हुआ मिल रहा था। तो ये क्या कर रही थी कि अपने स्पीड को कभी स्लो और कभी फास्ट कर रही थी। तो हमने देखा कि पहले जो है ना रोड खाली मिला उसको, तो 1 सेकेंड में कार ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी उसको बहुत ज्यादा भीड़ मिलने लगा, तो वो अपने स्पीड को स्लो कर ली और यहाँ पे उसने क्या किया, 2 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगेन उसको रोड खाली मिला तो उसने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर से उसको खाली ही मिला है तो उसने क्या किया है, अपने स्पीड को और आगे बढ़ाया और कितना कर लिया, 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल अगर हम लोग निकालें तो यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड। ये टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो इसके मोशन को हम लोग कौन सा मोशन कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया कार ने। अब इसके ग्राफ को देख लेते हैं जरा। कार ने पहले 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 मीटर का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको मिलाया। फिर 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर का। 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 20 मीटर का, ठीक है। एंड 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है कार ने, 30 मीटर का, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग इसके ग्राफ को देख रहे हैं तो हमें कैसा मिल रहा है, इसका ग्राफ कर्व लाइन मिल रही है, ठीक है। कैसी ग्राफ मिल रही है, कर्व लाइन। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व लाइन, यानी हमें यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया हमारे पास कि ग्राफ से रिलेटेड अगर हम देखें तो कि ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन एंड द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व लाइन। दैट्स इट। यहाँ यहीं तक आज हमें अपने टॉपिक को कवर करना था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो आज का हमारा ये लेक्चर यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स इट। एंड यस स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो समझने में या फिर मेरे एक्सप्लेनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज़ को आप ज़रूर बताएंगे और आगे से मैं इसको इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू।